Hello and welcome to Volume Education, and this is the second class on law of torts. So previously we have covered certain portions related to definitions, and this was the last slide that we had covered in the last class. That was the definition of Winfield. Moving forward, today we'll be taking up the definition of tort that is given by Fraser. So according to Fraser, tort is an infringement of right in rem, this is again a technical term, right in rem of a private individual giving a right of compensation as the suit of the injured party, at the suit of the injured party. So this is the definition that is given by Fraser, a pretty simple one. Now Fraser's formulation, as the slide shows, is commonly reproduced in Indian tort law text and teaching material. तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की है कि फ्रेजर की जो ये सिंपल सी डेफिनेशन है ये बहुत ज़्यादा बार इंडियन कोर्ट्स में भी कोट करी गई है काफ़ी सारे जजमेंट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है कि टॉर्ट क्या है फ्रेजर के हिसाब से? टॉर्ट है एक इन्फ्रिंजमेंट है, इन्फ्रिंजमेंट मतलब वायलेशन है, इट इज़ अ वायलेशन। वायलेशन किसका? वायलेशन ऑफ सम राइट, वायलेशन ऑफ सम राइट। अब वो राइट कोई भी राइट हो सकती है। अब एक टेक्निकल टर्म जो यहां पे आ रहा है दैट इज, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, टेक्निकल टर्म जो आ रहा है वो है राइट इन रेम। वो राइट का नेचर क्या है? यहां पे बस ये बात हो रही है कि जिस भी राइट के इन्फ्रिंजमेंट की बात हो रही है तो उस अपने राइट का, उस राइट का अपना नेचर क्या है। तो इसने लिखा हुआ है, फ्रेजर ने कहा हुआ है कि वो राइट, दैट राइट इज अ राइट इन रेम। नाउ राइट इन रेम मीन्स right in general, right in general। अगर हम पीछे जो हमने विनफील्ड की डेफिनेशन देखी थी उसको ध्यान में लेकर के आए तो हमको ये राइट इन रेम का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है ड्यूटी इन जनरल। प्लीज अंडरस्टैंड कि किसी एक पर्सन का राइट दूसरे पर्सन के लिए ड्यूटी हो जाएगा। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? इसका एग्जांपल लेते हैं। मेरा फंडामेंटल राइट है, फॉर एग्जांपल माय फंडामेंटल राइट इज राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मेरा फंडामेंटल राइट ये है कि मेरे को बोलने का अधिकार है, मेरे को अपनी बात को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। तो क्या इसका मतलब यह है कि जो मेरे मन में आएगा उल्टा सीधा मैं सब कुछ बोल सकता हूं? ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पर्सन ए यानी कि मैं, मेरे पास राइट टू स्पीच है तो ये राइट टू स्पीच इनफाइनाइट नहीं है। इनफाइनाइट इन द सेंस अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अनरिस्ट्रिक्टेड इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अपने बोलने का अधिकार अगर इस्तेमाल करूं तो मैं कुछ ऐसा नहीं बोल सकता जो सामने वाले को गलत लगे या सामने वाले को ऑफेंसिव लगे। और ये वाली राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मैं पूरी दुनिया के लिए एक्सरसाइज कर सकता हूं, पूरी दुनिया पे एक्सरसाइज कर सकता हूं, बट देन अगेन मुझे ये ध्यान रखना होगा कि मैं कुछ ऐसा ना बोलूं जो सामने वाले को ऑफेंसिव लगे। मीनिंग देयर बाय जो ये बात बोली गई है ड्यूटी टुवर्ड्स पर्संस इन जनरल, दिस इज नथिंग बट अनदर वे ऑफ सेइंग राइट इन रेम। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? सो राइट इन रेम क्या है? राइट ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट पीपल इन जनरल, अगेंस्ट सोसाइटी, अगेंस्ट द वर्ल्ड इन जनरल, नॉट limited to any specific person but to any person in the world. Getting this point? So moving forward and coming to our original slide, that is tort is an infringement of right in rem. Right in rem मतलब right in general of a private individual, private individual जैसे मैं हो गया, जैसे आप हो गए, giving a right of compensation at the suit of the injured party। मतलब क्या हुआ? किसी पर्सन का right in rem था, अगर उसका वायलेशन हुआ तो उस वायलेशन को करेक्ट करने के लिए वो पर्सन एक सूट फाइल करेगा, सूट ऑफ द इंजर्ड पार्टी मतलब केस फाइल करेगा।
और केस जब वो फाइल करेगा कोर्ट में तो उसमें उसको कोर्ट कॉम्पनसेशन देगी विच वुड बी द राइट ऑफ द इंजर्ड पर्सन। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? सो राइट इन रेम, जैसा कि यहां कहा गया है, राइट इन रेम इज अ राइट अवेलेबल अगेंस्ट द वर्ल्ड जनरली, जो हमने विनफील्ड की डेफिनेशन में भी देखा था, पर उसको हमने ड्यूटी के कंटेक्स्ट में देखा था, रादर देन ओनली अगेंस्ट वन स्पेसिफिक पर्सन। सो राइट इन रेम इज अगेंस्ट द वर्ल्ड जनरली रादर देन बीइंग सेड दैट इट इज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। क्लियर है यहां तक? इजी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, द राइट टू बॉडीली इंटीग्रिटी और पीसफुल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, आपका फोन है, मोबाइल फोन। नाउ यू आर हैविंग योर मोबाइल फोन, your mobile phone is your property. Now you are having this right to deny the usage of your phone in general. आप किसी को भी, दुनिया में किसी को भी अपने फोन का इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं, ये आपका राइट है। Now this is what? This is right in rem. क्लियर है? अब वो दुनिया में वो दूसरा पर्सन जो आपका फोन इस्तेमाल करना चाहता है, वो मैं हो सकता हूं, वो आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई आपका दोस्त हो सकता है। तो ये सारी बात क्या हो गई? राइट इन रेम की बात हो गई। अब इस राइट इन रेम को अगर कोई वायलेट करता है तो उस वायलेशन के केस में जो इंजर्ड पार्टी होगी, जो अग्रीव्ड पर्सन होगा, वो एक सूट फाइल करेगा। सूट हियर मींस अ केस, कोर्ट केस। ये कोर्ट केस फाइल करेगा और कोर्ट केस फाइल करने के बाद इंजर्ड पार्टी को कोर्ट क्या दिलवाएगा? कॉम्पनसेशन दिलवाएगा। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? अब ये कॉम्पनसेशन क्या लिक्विडेटेड होगा, क्या अनलिक्विडेटेड होगा? ऑब्वियसली हम पहले देख चुके हैं दैट दिस कॉम्पनसेशन वुड बी एन अनलिक्विडेटेड कॉम्पनसेशन। अनलिक्विडेटेड का मतलब क्या है? समथिंग विच इज डिसाइडेड बाय कोर्ट्स। क्लियर है यहां तक कहानी? इज द स्टोरी क्लियर? आगे बढ़ता हूं मैं कि फ्रेजर की डेफिनेशन हम कर चुके हैं। तो फ्रेजर ने कुछ अच्छी अच्छी बातें बोली हुई हैं, काफ़ी कुछ चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करी है कि टॉर्ट क्या है। क्लियर है यहाँ तक? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट इज पॉलक्स अप्रोच टू टॉर्ट। पॉलक अगेन एक लीगल ल्यूमिनरी है। अब इनका कोर आइडिया क्या है? पॉलक्स फॉर्मुलेशन एक्सप्लेन्स अ टॉर्ट थ्रू एक्ट और ओमिशंस connected with legally recognized harm including interference with absolute rights। ये भी बड़ा सिंपल सा है। इन्होंने कहा है, क्या कहा है इन्होंने? He explains tort through acts or omissions। acts मतलब कोई काम, कोई action which was taken but which should not have been taken। मतलब क्या हुआ? कोई एक्ट मतलब कोई पॉजिटिव एक्ट, कोई काम किया गया जिसको लीगली स्पीकिंग नहीं करना चाहिए था। मतलब किसी के बारे में अपशब्द बोले गए, किसी को गाली दी गई, किसी के लिए अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करी गई जो कि नहीं करी जानी चाहिए थी। दैट इज मेंट बाय एक्ट। सम पॉजिटिव एक्ट, सम पॉजिटिव एक्शन जो पॉजिटिवली किया गया, जिसको लीगली नहीं करना था। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो फिर ओमिशन क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा, सम एक्ट which should have been done but was not done। Getting this point or not? ओमिशन का मतलब क्या हुआ? ओमिशन को डिफाइन किया गया किस सेंस में? ओमिशन का मतलब है कि वो एक्ट जिसको किया तो जाना चाहिए था पर जो किया नहीं गया। तो यहां पे दो चीजों का आप फर्क समझिए। एक्ट से मतलब वो काम है जो किए गए पर लीगली उनको नहीं करना था, और ओमिशन वो है जो एक्ट किए जाने चाहिए थे पर वो नहीं किए गए। टेक द एग्जांपल ऑफ ओमिशन। ट्रैफिक सिग्नल रेड है। ट्रैफिक सिग्नल अगर रेड है तो आपको अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा देना चाहिए था, मतलब सम एक्ट विच शुड हैव बीन डन। पर आपने ट्रैफिक सिग्नल को ब्रेक किया, यानी कि आपने ब्रेक नहीं लगाया
और आप सीधे सिग्नल आप जंप करके चले गए और सिग्नल जंप करने के बाद आपने किसी को जाकर के हिट कर दिया, क्या मतलब हुआ? ओमिशन कमिट किया आपने। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? सो पॉलक ने टॉर्ट को किस सेंस में दिखाया गया है? पॉलक ने किस सेंस में इसको एक्सप्लेन किया है? टॉर्ट थ्रू एक्ट्स और ओमिशन कनेक्टेड विद लीगली रिकॉग्नाइज्ड हार्म्स इंक्लूडिंग इंटरफियरेंस विद एब्सोल्यूट राइट्स। क्लियर है यहां तक कहानी? अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट गिवन बाय पॉलक। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब स्टैट्यूटरी डेफिनेशन क्या है? किसी लॉ में, किसी कानून में, इंडिया के किसी कानून में डेफिनेशन किस सेंस में दी गई है? तो डेफिनेशन यहां पे टॉर्ट की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2M ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963। अब लिमिटेशन एक्ट क्या है ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा अभी, पर इसको हम आगे के लिए रखेंगे। फिलहाल बस आप इतना ध्यान रखिए कि सेक्शन 2M ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963, ईयर ध्यान रखने की बात होती है। कभी कभी सवाल इस टाइप के भी पूछ लिए जाते हैं कि कोई फलाना एक्ट कौन से ईयर का में आया है। ठीक है, तो सेक्शन 2M ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, इसके हिसाब से टॉर्ट का मतलब क्या है? टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रांच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सिंपल एक लाइन का डेफिनेशन जो लिमिटेशन एक्ट में है वो ये है कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है विच इज, जो एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ब्रीच ऑफ या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। ब्रीच से मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाना या ट्रस्ट को तोड़ा जाना। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? अभी इंपॉर्टेंट क्यों है क्लैट में? शॉर्ट स्टैट्यूटरी डेफिनेशन, बिकॉज दिस इज अ शॉर्ट स्टैट्यूटरी डेफिनेशन एंड इट इज एन ईजी टेस्ट एज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर है? अब आप इसको ध्यान कैसे रखेंगे? टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली कॉन्ट्रैक्ट, विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मूविंग फॉरवर्ड, अब ये सारी डेफिनेशंस जो अभी तक हमने देखी 4-5, उनका एक कंपाइलेशन है, कंबाइंड एक तरीके से स्लाइड में कंपाइलेशन है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से थोड़ा सा चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो ये स्लाइड बात कर रही है कि टॉर्ट का नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या है। व्हाट इज द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टॉर्ट? अभी तक हमने जितनी डेफिनेशंस देखी उन्हीं से हम इनका टॉर्ट का नेचर या कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं। सबसे पहला, टॉर्ट इज जनरली अ सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग का मतलब क्या है हम देख चुके हैं। द रेलिवेंट ड्यूटी इज प्राइमरीली इम्पोज्ड बाय लॉ, मतलब कोई एक्शन या ओमिशन गलत है कि नहीं है, कोई एक्शन या ओमिशन रॉन्ग है कि नहीं है, ये कौन डिटरमाइन कर रहा है? दिस इज प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय द लॉ। क्लियर है? इट प्रोटेक्ट्स लीगली रिकॉग्नाइज्ड राइट्स एंड इंटरेस्ट्स। कहने का मतलब है कि कोई भी बिहेवियर, कोई भी एक्शन रॉन्ग है कि नहीं है, पहली बात तो ये लॉ तय करेगा, और लॉ ही ये तय करेगा कि किस तरीके से उस एक्ट या फिर ओमिशन ने किसी दूसरे पर्सन के लीगली रिकॉग्नाइज्ड या राइट्स और इंटरेस्ट को वायलेट किया। सो टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। देयर इज अ रेलेवेंट ड्यूटी विच इज प्राइमरीली imposed by law, and law itself would be recognizing the interests and the rights and also would be protecting it. Next, liability can arise through intentional conduct, negligence और special liability rules. लाइबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी कैसे अराइज होगी? थ्रू इंटेंशनल कंडक्ट, आपने जानबूझ करके कोई काम किया। नेग्लिजेंस, बेध्यानी में कोई काम किया। काम किया जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, यानी कि मैं एक्शन की बात कर रहा हूं, काम किया जब मैं यूज कर रहा हूं, तो आप ये ध्यान रखिए कि काम किया में ही काम नहीं किया। एक्ट स्लैश ओमिशंस दोनों ही इंक्लूडेड हो जाते हैं। एक्ट मतलब पॉजिटिवली कोई काम किया, ओमिशन कोई काम जो किया जाना चाहिए था पर वो नहीं किया गया। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो इंटेंशनल कंडक्ट, आपने कोई एक्ट या ओमिशन किया, जानबूझ के किया। नेग्लिजेंस, कोई एक्ट या ओमिशन आपने बेध्यानी में आपसे हो गया, ठीक है। या फिर स्पेशल लायबिलिटी रूल्स जो टॉर्ट में ही आते हैं, जिनको हम आगे देखेंगे। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टाइप के रूल्स इसमें आते हैं। कुछ केसेस हैं, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर है वगैरह, जब उनको डिस्कस करेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब इसमें रेमेडी क्या है? द यूजुअल रेमेडी इज सिविल रिलीफ
especially damages, injunctions and other remedies may also may be available. अब damages क्या है? अब दो शब्द हैं, एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए, एक है डैमेज और दूसरा है डैमेजेस। अगर हम प्लेन इंग्लिश में बात करेंगे तो दोनों शब्द लगभग एक ही हैं, दोनों शब्द के मीनिंग भी एक ही है। फर्क कहां पे आ रहा है कि यहां पे वर्ड जो डैमेज है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है, यहां पे प्लूरल में हुआ है। बट हम इंग्लिश लिटरेचर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लीगल इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो लीगल इंग्लिश में दोनों ही शब्दों का अलग अलग मीनिंग है। लीगल इंग्लिश में दोनों ही शब्दों का मीनिंग सेम नहीं है। लीगल इंग्लिश में these two are different words. Damage means violation of legal right. डैमेज का मतलब क्या हुआ? जब सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है शब्द डैमेज, तो डैमेज का मतलब क्या है? देयर इज वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स। एंड व्हेन द वर्ड डैमेजेस इज यूज्ड, इट मीन्स compensation for the rights that have been violated। इस चीज को ध्यान में रखिए, तभी मैं थोड़ा सा कैमरे से हट रहा हूं कि डैमेज और डैमेजेस जो शब्द है, जो दो शब्द हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, आम बोलचाल की भाषा में दोनों शब्द का मीनिंग लगभग सेम है। बट जब हम लीगल इंग्लिश की बात करेंगे, व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट लीगल इंग्लिश, तो द टू टर्म्स डैमेज एंड डैमेजेस वुड बी हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स, इंटायरली डिफरेंट मीनिंग्स, डायमेट्रिकली अपोजिट डिफरेंट मीनिंग्स। जब हम डैमेज की बात कर रहे हैं तो डैमेज का मतलब है देयर इज वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स। But when we are talking in terms of or using the word damages, damages means compensation for the rights that have been violated. यही चीज यहां पे लिखी गई है कि अगर किसी बंदे का लीगल राइट वायलेट होता है तो उसके लिए रेमेडी क्या है? सिविल रिलीफ है। और सिविल रिलीफ का अपना मतलब क्या है? या तो उसको डैमेजेस दे दिए जाएंगे, डैमेजेस मतलब कंपनसेशन फॉर द राइट्स दैट हैव बीन वायलेटेड। कंपनसेशन क्या होगा? मॉनेटरी सेंस में होता है, यूजुअली पैसा वगैरह दे दिया जाता है। बट कॉम्पनसेशन वुड नॉट बी प्री डिटरमाइंड बाय द पार्टीज, कॉम्पनसेशन वुड बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट्स थ्रू देयर जजमेंट्स। सो स्पेशली डैमेजेस which means compensation for the rights that have been violated। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा हो सकता है इंजंक्शंस। थोड़ा सा क्लटर्ड हो गया है, मैं इसको हटाता हूं। आई होप यहां तक कहानी क्लियर हो गई होगी। ये क्या हुआ? सब कैसे हट गया? कोई बात नहीं। इंजंक्शंस का क्या मतलब है? सबसे पहली बात, ये स्पेलिंग का ध्यान देना। इंजंक्शन है INJUNCTION। थोड़ा सा मेरी हैंड राइटिंग ऊपर नीचे है, पर आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। इंजंक्शन है, दिस इज नॉट इंजेक्शन, ठीक है। इंजंक्शन मतलब ऑर्डरिंग समवन टू स्टॉप activity which they are doing। इंजंक्शन का मतलब क्या हुआ? ऑर्डरिंग समवन टू स्टॉप द एक्टिविटी विच दे आर डूइंग। थोड़ा कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल लेते हैं। ट्विटर, जिसको आज की तारीख में एक्स बोला जाता है, उसमें कोई एक बंदा पर्सन ए अपना अकाउंट बनाता है। अपना अकाउंट बनाने के बाद वो पर्सन बी के खिलाफ ट्विटर पे यानी कि एक्स पे दुनिया भर के उल्टे सीधे गलत पोस्ट डालना शुरू करता है। गलत पोस्ट पर डालने की वजह से पर्सन बी की जो रेपुटेशन है सोसाइटी में, समाज में, वो रेपुटेशन कॉम्प्रोमाइज़ होती है, रेपुटेशन नीचे आती है।
अब ऐसी सिचुएशन में पर्सन बी पर्सन ए के खिलाफ कोर्ट में डिफेमेशन का केस फाइल करेगा। डिफेमेशन का केस फाइल होगा। डिफेमेशन का केस फाइल होने के बाद कोर्ट में बहस होगी। कोर्ट में बहस होने के बाद अगर ये साबित हो जाता है, अगर ये प्रूफ हो जाता है कि ए ने गलत तथ्य रखे, गलत फैक्ट्स एक्स का जो उसका अकाउंट है उसके ऊपर डाले बी के बारे में, तो बी का डिफेमेशन हुआ। और डिफेमेशन हुआ मतलब लीगल राइट का वायलेशन हुआ। किसका? बी का। बी के लीगल राइट का वायलेशन हुआ। तो लीगल राइट का जब वायलेशन होगा तो रेमेडी किस टाइप की होगी? सिविल रेमेडी होगी, जैसा अभी हमने देखा था। सिविल रेमेडी में क्या है कि ए को क्या मिल जाएंगे? डैमेजेस मिल जाएंगे। ए को डैमेजेस मिल जाएंगे और कोर्ट ये भी कहेगी ए को कि तुम्हारे ऊपर इंजंक्शन लगाया जाता है कि अब तुम आगे से जो एक्टिविटी कर रहे थे बी के खिलाफ वो नहीं करोगे। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? So this is meant by injunction. Injunction means ordering someone to stop the activity which they are doing. Moving forward, अब वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक स्लाइड में एक ही साथ लिखे गए थे उनको एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं। टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। सबसे पहली बात, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग से मतलब क्या है? सिविल साइड। द इंजर्ड पर्सन जनरली सीक्स अ सिविल रेमेडी अगेंस्ट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। अब टिपिकल रेमेडीज क्या है? डैमेजेस और अदर सिविल रिलीफ डिपेंडिंग ऑन द टॉर्ट एंड द फैक्ट्स, कि वो टॉर्ट, वो रॉन्ग कौन सा हुआ है और उसके फैक्ट्स क्या हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? द सेम कंडक्ट कैन समटाइम्स क्रिएट बोथ सिविल एंड क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस। ये थोड़ा सा एक टेक्निकल एस्पेक्ट है टॉर्ट लॉ का कि कभी कभी सेम एक्ट दो टाइप की रेमेडीज को कॉल करता है। सेम एक्ट दो टाइप की रेमेडीज को कॉल करता है कि वही एक्ट जो किया गया है उसकी वजह से टॉर्ट भी हुआ है और उसी की वजह से एक क्रिमिनल लायबिलिटी भी डेवलप हो रही है। टेक द सिंपल एग्जांपल, जैसा कि यहां पे दिया ही हुआ है, ड्राइवर्स नेग्लिजेंट कंडक्ट इंजर्स अ पेडेस्ट्रियन। पिक्चर ध्यान में लाइए, जॉली एलएलबी अरशद वारसी वाली। इस पूरी पिक्चर में कहानी थी क्या? एक लड़का था, उसने अपनी गाड़ी फुटपाथ पे सोए हुए लोगों के ऊपर चढ़ा दी। अब जब फुटपाथ पे सोए हुए लोगों के ऊपर चढ़ाई तो कुछ लोगों की जान गई और कुछ लोगों को बॉडीली डैमेज हुआ। क्योंकि लास्ट के सीन में अगर ध्यान हो तो एक बंदा जो फिजिकली चैलेंज्ड रहता है, दिव्यांग था, जो बैसाखी पकड़ करके आ रहा था और गवाही देता है। तो बेसिकली वो क्या है, वो बंदा एक्सीडेंट होने से पहले ही वॉज फुली फंक्शनल, बट आफ्टर द एक्सीडेंट देयर वॉज बॉडीली हार्म एंड इंजरी विच वॉज परमानेंट इन नेचर। तो इस पूरी पिक्चर में जब जजमेंट आता है तो जजमेंट में जो जस्टिस सुंदरलाल त्रिपाठी थे, हमारे सौरभ शुक्ला जी ने जो जजमेंट दिया, जो फैसला सुनाया, उसमें क्या था? सबसे पहली बात तो वो जो पर्सन ए था, जो ड्राइवर था, जो ओरिजिनल इसमें अक्यूज्ड था, उसको कुछ जेल टर्म मिला। जेल टर्म मतलब उसको जेल जाना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्रिमिनल साइड या क्रिमिनल रेमेडी। उसको कुछ क्रिमिनल रेमेडी मिली, उसको कुछ क्रिमिनल रेमेडी यानी कि कुछ जेल टर्म मिला, प्लस उसमें कुछ मॉनेटरी कॉम्पनसेशन भी था। Now this monetary compensation was what? This monetary compensation was damages. यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि a driver's negligent conduct injures a pedestrian. Pedestrian मतलब जो फुटपाथ पे चलने वाले लोग हैं। The pedestrian may have a civil negligence claim. The fact may also attract criminal law depending on the conduct and the applicable statutes. क्लियर है यहाँ तक कहानी? सो ये सबसे पहले टॉर्ट का कैरेक्टरिस्टिक है कि टॉर्ट प्राइमा फेसाई सिविल साइड में ही जाएगा। टॉर्ट में जो भी जजमेंट वगैरह आएगा वो सिविल साइड में भी जाएगा, बट फैक्ट्स ऑफ द केस, जो केस में जो फैक्ट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए कभी कभी सेम एक्ट क्रिमिनल लायबिलिटी को भी प्रोड्यूस करता है, क्रिमिनल लायबिलिटी को भी लेकर के आता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कैरेक्टरिस्टिक 2, ड्यूटी इज प्राइमरीली फिक्स्ड बाय लॉ। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि कोई भी रॉन्ग या कोई भी एक्ट
कोई भी एक्ट, एनी एक्ट इज रॉन्ग और नॉट, इट डिपेंड्स ऑन द लॉ। कोई भी एक्ट गलत है कि नहीं है, टॉर्ट है कि नहीं है, रॉन्ग है कि नहीं है, ये डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड करेगा लॉ पे। गेटिंग दिस पॉइंट? क्लियर है यहां तक कहानी? कि लॉ डिटरमाइन करेगा कि कोई भी एक्ट रॉन्ग है कि नहीं है। अब क्योंकि लॉ डिटरमाइन कर रहा है कि कोई भी एक्ट रॉन्ग है कि नहीं है, इससे एक बात और तय हो जाती है कि लॉ ओनली विल डिटरमाइन that an act can lead to creation of liability. Getting this point or not? और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर कोई एक्ट या कोई एक लॉ है जो किसी एक पर्टिकुलर रॉन्ग को, किसी एक पर्टिकुलर एक्ट को रॉन्ग डिक्लेयर कर रहा है, तो इट इज क्रिएटिंग अ राइट फॉर एन इंडिविजुअल एज वेल एज इट इज क्रिएटिंग अ ड्यूटी ऑन अदर्स। राइट फॉर एन इंडिविजुअल and at the same time it creates duty for others। जैसा मैंने एग्जाम्पल में लिया था कि मेरे पास राइट है कि आई हैव द राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो माई ड्यूटी दैट वाइल एक्सरसाइजिंग माई राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आई शुड नॉट बी ऑफेंडिंग अदर्स। मैं अपने राइट को इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरे के रेपुटेशन को हर्ट नहीं कर सकता। थोड़ा सा सिंपल तरीके से अगर इस बात को मैं कहूं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि राइट्स ऑफ वन पर्सन एंड्स एट दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर the rights of another person begins। ये लाइन को पढ़िए, राइट ऑफ वन पर्सन एंड्स एट दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर द राइट्स ऑफ अनदर पर्सन बिगिंस। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर पर्सन ए है, इफ देयर इज पर्सन ए and this circle represents the extent of the rights of person A, then it will stop at that point where the rights of other person begins। मतलब ये इस पॉइंट पे रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि पर्सन बी के राइट्स वहां से शुरू हो जाते हैं। गेटिंग दिस पॉइंट or not? The moment there is an overlap, the moment there is an overlap between the rights of two persons, this leads to what is called as a conflict. This leads to what is called as a conflict। पर्सन ए था, अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया, पर्सन बी के खिलाफ कुछ बोला, पर्सन बी को लगा कि मेरी रेपुटेशन इस वजह से नीचे आ रही है। किस वजह से नीचे आ रही है? जो पर्सन ए ने बोला था। तो यहीं पे डिफरेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन निकल करके आया। पर्सन ए कह रहा है कि मैंने अपने राइट को एक्सरसाइज किया, पर्सन बी कह रहा है कि तुमने अपने राइट को तो एक्सरसाइज किया, बट तुम्हारे इस राइट को एक्सरसाइज करने की वजह से मेरी रेपुटेशन को हर्ट हुआ। यानी कि आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि आपका राइट कहाँ पे वहाँ पे ख़त्म हो रहा था, वहाँ पे ख़त्म हो जाता है जहाँ से मेरे राइट शुरू होते हैं। और इसी कॉन्फ्लिक्ट को कौन रिजॉल्व करेगा? इसी कॉन्फ्लिक्ट को कोर्ट रिजॉल्व करेगा।
अब कोर्ट के रेजोल्यूशन प्रोसेस में मतलब क्या है, कोर्ट में केस होगा। अब केस में दो जजमेंट आ सकते हैं, दो तरीके से सिचुएशन सॉल्व हो सकती है। पहला, कोर्ट कह दे कि ए ने डिफेमेशन किया, ए ने डिफेमेशन किया, इसका मतलब बी की रेपुटेशन सही में हर्ट हुई थी और बी को क्या मिल जाएगा, डैमेजेस। व्हाट इज मेंट बाय डैमेजेस, कॉम्पनसेशन। एक सिनेरियो तो ये हो सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या होगा कि कोर्ट ये कह दे कि ए ने कोई डिफेमेशन नहीं किया, ए ने कोई डिफेमेशन नहीं किया, जो बोला उसने सही बात बोली, उसने सच बात बोली, तो इसमें बी को कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, मामला वहीं खत्म हो जाएगा। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? सो दिस इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, द ड्यूटी इज प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, इसी को एक बार पढ़ लेते हैं। टॉर्ट क्या है? अ ड्राइवर ओज road users a duty of reasonable care because the legal system imposes standards of conduct. Getting this point? वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? A seller's duty to deliver purchased items arise from agreement and applicable contract law. Clear है? Let's move to the next one. Characteristic 3. जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी एक्ट या ओमिशन टॉर्ट है कि नहीं, ये कौन तय करेगा? ये तय करेगा लॉ। दिस वुड बी डिटरमाइंड बाय लॉ। सो कैरेक्टरिस्टिक 3 ये है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक टॉर्ट लॉ का ये है कि लीगल इंजरी मैटर करेगी। लीगल इंजरी कि कोई लॉ था, लॉ ने कोई राइट दिया और उस राइट का वायलेशन हुआ। कोई लॉ था, उस राइट, उसने एक सेट ऑफ राइट्स दिए और उन राइट्स का वायलेशन हुआ, तो यही चीज मैटर करेगी। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय लीगल इंजरी। लीगल इंजरी किस सेंस में आया है? प्रेजेंस ऑफ लॉ, प्रेजेंस ऑफ राइट्स गिवन थ्रू दैट लॉ एंड प्रेजेंस ऑफ वायलेशन ऑफ दोज राइट्स। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय लीगल इंजरी। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखने की यह है कि लीगल इंजरी इज नॉट इक्वल टू एवरी काइंड ऑफ लॉस। हर तरीके का लॉस, हर तरीके का डैमेज लीगल इंजरी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता। यही इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? कि हर टाइप की इंजरी, हर टाइप का लॉस लीगल इंजरी को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा। हर टाइप की इंजरी, हर टाइप का लॉस लीगल इंजरी को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता। और यहीं पे दो लीगल मैक्सिम्स, दो लैटिन लीगल मैक्सिम्स, दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन, दीज आर व्हाट इज कॉल्ड एज लीगल मैक्सिम्स कम इनटू पिक्चर। तो ये लीगल मैक्सिम्स क्या हैं, थोड़ा इनको देखते हैं और तब कुछ हमें और क्लैरिटी आएगी कि यहां पे कहानी या बात क्या हो रही है। ठीक है? तो लीगल मैक्सिम्स क्या है? इंजूरिया सिने डैमनो, इसको पढ़ने की कोशिश करो, इंग्लिश नहीं है ये, दिस इज लैटिन लैंग्वेज। इंजूरिया सिने डैमनो। और दूसरा लीगल मैक्सिम क्या है? डैमनम सिने इंजूरिया। गेटिंग दिस पॉइंट? पहला लीगल मैक्सिम क्या है? इंजूरिया, INJURIA, सिने डैमनो, DAMNO, इंजूरिया सिने डैमनो। और सेकंड लीगल मैक्सिम क्या है? डैमनम सिने इंजूरिया। अब एक एक करके इन दोनों को देखते हैं। इंजूरिया सिने डैमनो, इंजूरिया सिने डैमनो मीन्स कि इंजरी तो हुई विदाउट डैमेज, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट इवन दो मेजरेबल एक्चुअल लॉस वॉज एब्सेंट। कि इंजरी तो हुई, लीगल राइट का वायलेशन तो हुआ, देयर वॉज वायलेशन ऑफ लीगल राइट बट नो एक्चुअल लॉस। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय इंजूरिया सिने डैमनो। कि लीगल राइट का वायलेशन तो हुआ पर एक्चुअल लॉस नहीं हुआ।
ठीक है. What is the second legal maxim? Damnum sine injuria. डैमेज या फिर एक्चुअल लॉस तो हुआ बट लीगल इंजरी नहीं हुई. एक्चुअल लॉस और हार्म विदाउट इंफ्रिंजमेंट ऑफ अ लीगल राइट मे नॉट बी एक्शनेबल इन टॉर्ट. तो इसका मतलब क्या है? देयर वॉज एक्चुअल लॉस बट there was no violation of legal rights. और सारी की सारी कहानी इन्हीं दो मैक्सिम्स में है. गेटिंग दिस पॉइंट? अब इंजूरिया सिने डैमनो हो चाहे डैमनम सिने इंजूरिया, अगर कोई पूछे कि कौन से लीगल मैक्सिम के हिसाब से डैमेजेस मिल जाएंगे, डैमेजेस व्हेन, डैमेजेस मतलब कॉम्पनसेशन. कॉम्पनसेशन कब मिलेगा? कॉम्पनसेशन किस टाइप के लैटिन मैक्सिम के हिसाब में मिल जाएगा? तो प्लीज ध्यान रखिए कि डैमनम सिने इंजूरिया में नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है. वायलेशन किस चीज का नहीं हुआ है? वो लीगल राइट का नहीं हुआ है. यही बात यहां पे लिखी हुई है. यही बात यही, ये वाला जो पॉइंट है ये इसी बात को दिखा रहा है कि लीगल इंजरी का होना जरूरी है. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज द वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट, मीनिंग देयर बाय लीगल इंजरी. एवरी काइंड ऑफ लॉस, एवरी काइंड ऑफ डिसएडवांटेज, एवरी काइंड ऑफ घाटा और लॉस is not eligible for compensation. Getting this point or not? So कोई भी केस में अगर इंजूरिया सिने डैमनो प्रूव हो जाता है कि इंजरी हुई, इंजरी मतलब लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ, भले ही एक्चुअल लॉस ना हुआ हो तो भी कॉम्पनसेशन मिल जाएगा, अवॉर्ड हो जाएगा. अब इनको कुछ केस लॉस के थ्रू अगर देखें तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा. पहले बात तो ये मेमोरी की ट्रिक देख लो. इंजूरिया मतलब है लीगल इंजरी, ये लीगल इंजरी या लीगल राइट का वायलेशन. डैमनम एक्चुअल लॉस और हार्म. सिने मतलब विदाउट. ये थोड़ा सा डिटेल में दे दिया गया है. इंजूरिया सिने डैमनो, लीगल राइट इज वायलेटेड इवन दो द क्लेमेंट कैन नॉट शो मेजरेबल एक्चुअल लॉस. द इन्फ्रिंजमेंट इटसेल्फ कैन बी एक्शनेबल. द इन्फ्रिंजमेंट लीगल राइट का वायलेशन हो गया तो मामला जो कोर्ट में है वो बिल्कुल जो कंप्लेनेंट है उसके फेवर में जाएगा. डैमनम सिने इंजूरिया, एक्चुअल लॉस और हार्म हैपेंड. एक्चुअल लॉस, एक्चुअली में लॉस हुआ, कोई फिजिकल लॉस हुआ, मॉनेटरी लॉस हो सकता है, दुनिया भर के लॉसेस हैं जो हो सकते हैं, पर लीगल इंजरी का वायलेशन अगर नहीं हुआ है तो मामला कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब ये केस है एशबी वर्सेस वाइट. आज से लगभग 200 साल पुराना, मान लो 300 साल पुराना. 1703 का केस है. अब फैक्ट्स क्या है इसमें, पहले फैक्ट्स देखिए आप. Ashby was qualified to vote at an election, but the returning officer wrongfully refused to accept his vote. The candidate he wanted to support nevertheless won. Ashby कैरेक्टर है, वाइट वो बंदा होगा रिटर्निंग ऑफिसर जिसने एशबी को वोट देने से रोका. फैक्ट्स क्या बोल रहे हैं कि एशबी वॉज अ क्वालिफाइड वोटर. एशबी के पास पूरा अधिकार था इलेक्शन में वोटिंग करने का, मतलब राइट टू वोट अवेलेबल था. किसके पास? एशबी के पास. बट द रिटर्निंग ऑफिसर वाइट, रिटर्निंग ऑफिसर जो वाइट था, वाइट इज द नेम ऑब्वियसली, रिटर्निंग ऑफिसर नेवर अलाउड एशबी टू वोट. एशबी को वोट नहीं करने दिया एंड दैट वाज रॉन्गफुली. गलत तरीके से एशबी को वोटिंग करने से रोका गया, मतलब राइट टू वोट वायलेटेड. राइट टू वोट इज अ लीगल राइट, ये ध्यान रख लो. बट फैक्ट्स में थोड़ा सा और देखते हैं कि वाइट ने एशबी को वोट करने से रोका, यानी कि एशबी अपना वोट नहीं डाल पाया. लेकिन तब भी वो कैंडिडेट जिसको एशबी सपोर्ट कर रहा था वो जीत गया. Although Ashby was not allowed to vote, still the candidate which Ashby wanted to support won the election. अब मुझे ये बताओ कि
एशबी को एनी लॉस हुआ? लॉस तो कुछ नहीं हुआ, जिसको वो सपोर्ट कर रहा था वो तब भी जीत गया। बट क्या लीगल राइट का वायलेशन हुआ? हुआ, क्योंकि राइट टू वोट एशबी का लीगल राइट था। लीगल राइट को किसने वायलेट किया? जो रिटर्निंग ऑफिसर व्हाइट था। व्हाइट द रिटर्निंग ऑफिसर वायलेटेड द लीगल राइट रिलेटेड टू वोटिंग, मीनिंग देयर बाय कौन सा इसमें डॉक्ट्रिन हो जाएगा? इंजूरिया सिने डैमनो। इंजूरिया तो हुआ, इंजरी हुई। क्यों इंजरी हुई? क्योंकि राइट टू वोट का वायलेशन हुआ। पर क्या डैमेज हुआ? क्या लॉस हुआ? लॉस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो कैंडिडेट को एशबी सपोर्ट कर रहा था वो तब भी जीत गया। तो डिसीजन क्या था? द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट टू वोट वॉज एक्शनेबल इवन दो एशबी कुड नॉट शो फाइनेंशियल लॉस और दैट द इलेक्शन रिजल्ट्स हैड चेंज्ड। क्लियर है? अब ये मैटर क्यों करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। द केस इज कॉमनली यूज्ड टू एक्सप्लेन इंजूरिया सिने डैमनो। वायलेशन ऑफ लीगल राइट कैन इटसेल्फ जस्टिफाई अ रेमेडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ रिलेटेड टू टॉर्ट लॉ, और उसमें भी इंजूरिया सिने डैमनो जो लीगल मैक्सिम है उसको समझाने के लिए। क्लियर है यहाँ तक कहानी? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, कैशमोर वर्सेस रिचर्ड्स। इसमें भी देखिए, द डिफेंड इंटरसेप्टेड अंडरग्राउंड वाटर फ्लोइंग टू द प्लेंटिव्स मिल बाय डिगिंग अ वेल ऑन हिज ओन लैंड। द प्लेंटिव्स वाटर सप्लाई एंड मिल बिजनेस वॉज अफेक्टेड। इसका कोई आटे की मिल रही होगी, फ्लावर मिल रही होगी। अब इस बंदे का जो बिजनेस था वो कैसे इफेक्ट हो गया? रिचर्ड्स ने अपनी ज़मीन पे एक कुआं खोदा, जिसकी वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर का फ्लो था, जो कैशमोर की मिल में जा रहा था, मिल की तरफ जा रहा था, वो इंटरसेप्ट हो गया, वो रुक गया, जिस वजह से कैशमोर की मिल को पे फाइनेंशियल लॉसेस होने लगे। ठीक है, दीज आर द फैक्ट्स। अब डिसीजन क्या दिया? द प्लेंटिफ हैड सफर्ड अ लॉस बट द डिफेंडेड हैड नॉट इन्फ्रिंज्ड अ लीगल राइट रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ ऑन दोज फैक्ट्स। यानी कि यहाँ पे कौन सा वाला लीगल मैक्सिम अप्लाई हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है डैमनम सिने इंजूरिया, के डैमेज तो हो रहा है बट लीगल राइट या लीगल इंजरी नहीं हो रही। कैसे भाई? सिंपल सी बात है, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं तो चीज़ की समझ में आएगी। ये एक प्लॉट है और इसके बगल में दूसरा प्लॉट है, ज़मीन का टुकड़ा है, ज़मीन का टुकड़ा दूसरा वाला है। ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। अब इनकी ज़मीन के नीचे से अंडरग्राउंड वाटर फ्लो कर रहा है और अंडरग्राउंड वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में है, यानी कि ए की तरफ से वो बी की ज़मीन में जा रहा है। उस अंडरग्राउंड वाटर के फ्लो को यूज़ करके, अंडरग्राउंड वाटर को पंप आउट करके बी जो है अपना बिजनेस चला रहा है। उसको अपना बिजनेस चलाना है, वो अपना बिजनेस चला रहा है। ए ने क्या किया कि अपने ज़मीन के में गड्ढा खोदना शुरू किया और एक कुआं बनाया, जिसकी वजह से जितना अंडरग्राउंड वाटर जो बी की तरफ पहले अनइंटरप्टेड जा रहा था, अब वो ए के कुएं में इकट्ठा होना शुरू हो गया। कहने का मतलब है बी को वाटर सप्लाई कम हो गई, बी को वाटर सप्लाई कम हो गई। अब ऐसी सिचुएशन में क्या बी को डैमेज होगा? डैमेज मतलब लॉस होगा। यस, बी को लॉस तो हो रहा है, पर क्या वो ए को इस चीज के लिए अकाउंटेबल ठहरा सकता है? ए को अकाउंटेबल नहीं ठहरा पाएगा। क्यों? क्योंकि ए ने जो कुछ भी किया, ए ने जो कुआं वगैरह खोदा, ए ने जो कुछ भी किया वो अपनी लैंड पे किया। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? मीनिंग देयर बाय यहां पे ये केस कैसे डिसाइड होगा? डैमनम सिने इंजूरिया के बेसिस पे। इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? द प्लेंटिफ हैज सफर्ड लॉस मतलब मॉनेटरी लॉस, बिजनेस में लॉस हुआ, बट द डिफेंडेंट हैड नॉट इन्फ्रिंज द
द प्लेंटिफ हैज सफर्ड लॉस बट द डिफेंडेंट हैड नॉट इन्फ्रिंज्ड अ लीगल राइट, मतलब लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? द केस डिमॉन्स्ट्रेट दैट एक्चुअल इकोनॉमिक हार्म इज नॉट इनफ। ये बात ध्यान में रखने की है कि ये केस दिखा क्या रहा है। केस ये दिखा रहा है कि एक्चुअल इकोनॉमिक या मॉनेटरी लॉस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉस किस टाइप का होना चाहिए? लीगल राइट का कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? आई होप यहाँ तक कहानी क्लियर है। तो ये हमने 2 केस लॉ डिस्कस किए हैं, कुछ और केस लॉज भी हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।